आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ इस शो में। और अगस्त सीरीज की अच्छी शुरुआत हुई है हमारे साथ और भी हमारे पैनल जुड़े हुए हैं। पिछले शो से प्रशांत जी जुड़े हुए हैं, आशीष भैती जी हमारे साथ बने हुए हैं, रचना वैद्य और रुचित जैन भी हमारे साथ टॉप ट्रेड्स के लिए बने रहेंगे। मार्केट आउटलुक पर कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह से चर्चा होगी इस शो में। वही मार्केट टेक्निकल पर एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालवे जी से बात होगी। साथ ही नुपुर बताएगी कि आज के हीरो शेयर एलएनटी के बारे में क्या चल रहा है, जिसमें नतीजों के बाद आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी रखेगा एक बस स्क्रीन पर और हम डेज हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ लौट रही है, बस एक रियल्टी पैकेज थोड़ा बैकफुट पर है, वरना सेक्टर स्पेसिफिक भी मूव अच्छा है, ब्रेथ अच्छी है। तो अभी तक के मूव जो है वीरेंद्र जी वो अच्छे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल श्रेया, मूव्स अच्छे हैं और आप गेंस को सस्टेन कर रहे हैं। मेरे लिए मीनिंगफुल क्या है श्रेया कि इस पूरी रेंज में ना एक 100 डे में जो था वो आपको पिछले 4-5 दिन से परेशान कर रहा था। वो अलाइन था 24, 130, 121 पर। तो आप खुलने के बाद हल्का सा रिट्रेस हुए, एक प्राइस कंफर्मेशन लिया आपने एग्जैक्टली उस 100 डेमा से और उसके बाद आप शूट अप कर गए। ब्रेथ अच्छी है, IT इज डूइंग वेल एंड मोस्ट स्पेशली कुछ वीक स्ट्रक्चर्स जिन्होंने पिछले 3-4 दिन में वो डिगिंग प्रोसेस शुरू की थी, HDFC बैंक वो अच्छा करता हुआ। अच्छा मतलब अपने डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है शेयर, तो ये कुल मिला के अच्छा चीज़ है। आई मीन प्लेसमेंट अच्छी है एंड लुक एट बैंक निफ्टी, दैट्स व्हाई। कल याद रखिएगा बैंक निफ्टी में 57,000 की कॉल सबसे बड़ा कॉल कंसंट्रेशन जोन था, तो अब आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो मिली जुली अगर आप देखें जो कुल मिला के ये कमी रह गई थी, दैट्स ऑल्सो डूइंग वेल। तो ये भी अच्छा कर रहा है, निफ्टी बैंक DI के क्लस्टर में आके ट्रेड कर रहा है, तो ऑल इज वेल। और याद रखिएगा लेवल्स लेके आइएगा। अभी इस रेंज में अगर हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हों तो लगभग आप समझिएगा कि 24,200, 225 के ऊपर जो विजन है इस जोन का, अगर आप चार्टिकली देखें, नॉट एग्जैक्टली एट ऑप्शंस, अगर आप विजन लगा के देखें तो आपको कम से कम नहीं तो 281, 325 पर दिखाई देगा। वहीं पे 20 डेमा और वहीं पे आपका 27 जुलाई का स्विंग हाई है। तो ऐसे अप्रोच करिए आप थोड़ा सा निफ्टी को। बट शेयर निफ्टी बैंक एक कम बैक करता हुआ, इस चीज़ का जहन में मतलब ख्याल रखिएगा। डूइंग वेल। बिल्कुल सही शब्द का उपयोग किया वीरेंद्र जी आपने। जिस चीज़ की कमी थी अब वहाँ पे भी साथ मिलता हुआ बैंक निफ्टी भी अब ऊपर आता हुआ, अच्छी चीज़ है। ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं और हमारे साथ रचना जी और रुचि जी जुड़ रहे हैं, दोनों का बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर और बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। रचना जी, शुरुआत आपसे, इस वक्त के 2 ट्रेड्स क्या होंगे? जी गुड मॉर्निंग। और हम शुरुआत करेंगे औरो फार्मा से। औरो फार्मा में मूव की बस अभी शुरुआत ही हो रही है। एक माइनर पुलबैक के बाद सेकंड स्विंग दे रहा है वो, और 1583 पे है फ्यूचर्स, इसको हम लॉन्ग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1570। एंड अपसाइड में हमारा टारगेट रह सकता है इसमें 1600 का पहला टारगेट और 1616 का 1616 का सेकंड टारगेट। सो दिस इज वन काउंटर। और अनदर काउंटर जो हम ले सकते हैं दिस एशियन पेंट। एशियन पेंट में भी फ्यूचर्स को हम लॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल हम 2764 के करीब बैठे हुए हैं। हम 2745 पे इसमें एसएल लगा सकते हैं और इसको लॉन्ग करेंगे फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 2790 एंड सेकंड टारगेट ऑफ 2810। ओके, 2 ट्रेड्स रचना जी के हो गए यहाँ पर। अब चलते हैं रुचित जी के पास। रुचित जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज अगस्त की सीरीज के पहले दिन क्या पिक कर रहे हैं अब आपके 2 ट्रेड्स? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। 2 स्टॉक्स हैं जहाँ पे खरीदारी की साइड है और दोनों ही जो स्ट्रेंथ है वहीं पे जाने की सलाह रहेगी। एक तो टीवीएस मोटर्स, जहाँ पे हमने रिसेंटली नंबर्स के बाद में काफी अच्छे वॉल्यूम बेस्ड बाइंग दिखी है। स्टॉक ने अपने प्रीवियस हाइस्ट को भी सरपास किया है। सो ये अपट्रेंड हमें लग रहा है कि आगे कंटिन्यू रहेगा। तो करंट लेवल्स पे टीवीएस मोटर्स में 3,940 के नीचे स्टॉप लॉस रखे खरीदारी करे 4,170 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और डीवीज लैब फार्मा स्पेस में से काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब भी प्राइस अप मूव्स आ रहे हैं तो अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, छोटे मोटे कंसोलिडेशन हो रहे हैं या छोटे मोटे डिप्स आ रहे हैं, तो कहाँ पे भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूव, कंसोलिडेशन हो, ये स्टॉक अपना एक ग्रेजुअल अप मूव कंटिन्यू रख रहा है। सो यहाँ पे करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 7,480 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 7,650 के टारगेट हम डीवीज में एक्सपेक्ट कर। ओके, रुचित जी के 2 ट्रेड्स आते हुए। दिव्य लैब तो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है चार्ट्स पर, लगातार पैनल ने दूसरी बार पिक किया है और टीवीएस मोटर भी अच्छा नजर आ रहा है। प्रशांत जी, जो सुबह आपने लॉरस लैब्स की ट्रेड दी थी वो तो ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास आता हुआ, वहां पर एक अपडेट दे दीजिए और इस वक्त के 2 ट्रेड्स क्या होंगे?
जी श्रेया, आई थिंक 55 का टारगेट दिया था, 51 हाई हो चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी जो स्टॉप लॉस है उसको करीबन 37 के आसपास ला सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम काफी अच्छा है। जहां तक अभी के 2 ट्रेड्स हैं, मुझे लग रहा है फर्स्ट पिक होगा ग्लेनमार्क फार्मा सेक्टर से, तो यहाँ 2210 के आसपास बाय करने की सलाह होगी। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा करीबन 2190, 95, 2195 के आसपास स्पॉट लेवल। मुझे लग रहा है 2250, 2255, 2255 का लेवल नजर आ सकता है एज अ टारगेट। और नेक्स्ट पिक होगा पॉलिसी बाजार। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 1595, 1595। करंट जोन 1610, 1615 के बीच बाय करने की सलाह होगी। और मुझे लग रहा है यहाँ पे 1655 एज अ टारगेट रख सकते हैं, 1655। ओके, पॉलिसी बाजार। आशीष बहती जी, आपके 2 ट्रेड्स। जी विनीत जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो मनप्पुरम फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। शानदार मोमेंटम बना हुआ है, ये स्टॉक का कंटिन्यूसली हाई राइज के पैटर्न बन रहा है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है और इन लेवल्स पे भी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इसमें देखने मिल रही है। 360 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, 375 और 380 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है कॉनकॉर। ये स्टॉक भी लोअर लेवल से अच्छी एक रिकवरी दिखाया है और एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बना है इसमें। तो यहाँ पे 519 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 540 और 550 तक के टारगेट्स के लिए। एक्चुअली स्क्रीन पे मार्क निफ्टी डे हाई इस वक्त करीब 24,211 पे। जो एडवांटेज हमें मिल रहा है इस वक्त वो है निफ्टी बैंक का भी। और रचना जी, आज मेटल्स में शानदार रिवर्सल है। निफ्टी मेटल इंडेक्स एट डे हाई, रिवर्सल फ्रॉम ऑलमोस्ट 1 month बेस फ्रॉम 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। आप मेटल्स में क्या क्या चीज करना चाहेंगी रचना जी? जी, मेटल्स में डेफिनेटली अच्छी मूव है और अपसाइड पे रेजिस्टेंस भी काफी दूर है, तो यहाँ पे क्लीन मूव काफी सारे काउंटर्स में बन रहा है। वन काउंटर दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वुड बी जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में हम फ्यूचर्स पे 1275 के करीब बैठे हुए हैं। जब तक यहाँ पे 1260 का सपोर्ट होल्ड करेगा, तो विद इन अ डे और टू हम यहाँ पे 1295 के नंबर्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल पैक में अच्छी रौनक यहाँ पर आती हुई, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर। एक बार गॉडफ्रे रखेगा स्क्रीन पर, 3.5% की तेज़ी। गॉडफ्रे फिलिप्स यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं, निचले हिस्सों से रिकवरी के साथ 1.5% की तेज़ी। एक बार प्रशांत जी, गॉडफ्रे देखिएगा, उतार चढ़ाव देखने को मिला हमने स्टॉक में, लेकिन आज का मूव क्या कह रहा है? तो श्रेया, बहुत सिंपल मुझे लग रहा है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई कर रहा है। अगर हम यहाँ पे 2030 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, बिलो 2030, मुझे लग रहा है रेंज की जो ऊपरी लेवल है यानी करीबन 2150, इसको एक टारगेट मान के चल सकते हैं, ऑलमोस्ट 1:3। तो मुझे लग रहा है जस्टिफाइबल लेवल है, बाय किया जा सकता है। जी, गॉडफ्रे फिलिप्स का देखें आज अच्छा करता हुआ मूव, अच्छे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। दिवीज लैब लेके आइएगा 7594, तो खैर अलग ही अगर आप देखें प्रकार का स्टॉक है, डे हाई पर है। और रुचित, फार्मा में लॉरस और दिवीज के एक अगर आप देखें ना, मैं जो अलग ही प्रकार का शो था ना इसका, बीच पे एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी था, बट उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था क्योंकि इनको ये प्रभावित भी नहीं कर रही थी वो खबर। पर आपकी सेकेंड लाइन ऑफ प्लेसमेंट क्या कह रही है आफ्टर दिवीज लेवन लॉरस? नो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो ये दो ही है, डिवीज और लॉरस के, जहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि इतने अच्छी तेजी है, इतने अच्छे अपमूव ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर भी अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे हो रहे हैं। सो क्लियर इंडिकेशंस है कि ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स का बाइंग इंटरेस्ट करंट लेवल्स पे भी स्टॉक में बना हुआ है। सो आई थिंक अगर फार्मा में जाना है तो मोस्टली जो आउट परफॉर्मर स्टॉक्स है ये दोनों के साथ ही रहना चाहिए। स्लैब्स शानदार तेज़ी यहाँ पर, 3 बार तो पैनल ने पिक कर दिया। दिविस स्लैब देखिए शानदार मूव्स यहाँ पर आते हुए, तो इस पूरे स्पेस में स्ट्रेंथ है। अच्छा, आज का हीरो ऑफ द डे रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, L&T। शानदार तेज़ी नतीजों के बाद देखने को मिल रही है, ब्रोकरेजेस की भी तरफ से बड़ा थम्स अप। लेकिन नतीजों में ऐसा क्या आया, रिपोर्ट्स में क्या कहा गया है, एक बार समझ लेते हैं नुपुर से। नुपुर, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग आश्रया। यहाँ पे नतीजे आए थे, नतीजे कमज़ोरी आने वाले थे वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव आती हुई नजर आई और वही चीज़ ब्रोकरेज हाउस को भी पसंद आती हुई दिखी है। मुनाफे की बात करें तो 14% बढ़त इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। रेवेन्यूज 6% की बढ़त आपको वहाँ पे नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 3% की कमज़ोरी है। मार्जिन 9.9% के थे पिछले साल इसी समय, इस बार 9% के आसपास आते हुए नजर आए। लेकिन ऑर्डर्स की बात करें तो 14% की बढ़त ऑर्डर्स में इस क्वार्टर देखने को मिली है।
EU ऑफशोर की वजह से यहाँ पे ड्रिवन जो है इनफ्लोज में यहाँ पर आते हुए नजर आया। वेस्ट एशिया के जो कंसर्न है अभी भी बरकरार है, वहाँ पर जो है कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है। और ऑर्डर बैकलॉग की बात करें तो 27% की बढ़त आपको YoY आधार पर नजर आएगी। ऑलमोस्ट 8,200 करोड़ के $8,200 करोड़ के आसपास इनफ्लोज आपको दिखेंगे। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है। ऑर्डर इनफ्लो की बात करें 14% की बढ़त, इंटरनेशनल ऑर्डर्स में 27% की बढ़त देखने को मिली है। FY27 का जो पूरा गाइडेंस है उसे बरकरार रखा है कंपनी ने। रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य 10 से 12% डिस्पाइट वेस्ट एशिया क्राइसिस के बावजूद इसे कायम रखा गया है। एबिटा मार्जिन गाइडेंस देखें तो ऑलमोस्ट 8% के आसपास बरकरार है। मिडल ईस्ट में कोई प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल नहीं हुआ है, यही सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है मैनेजमेंट कमेंट्री से निकल कर आते हुए नजर आया। सप्लाई चेन लागत पर जो है कस्टमर से लगातार कंपनी बातचीत कर रही है ताकि जो कॉस्ट बढ़ी है उसको ऑफसेट कर सके कंपनी। ये भी एक पॉजिटिव जो है यहाँ पर कमेंट्री में निकल कर आते हुए दिखा है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी पॉजिटिव यहाँ पर कमेंट्री है। आउट परफॉर्मेंस की कॉल है। CLSA की टारगेट प्राइस देखें तो 4,842 रुपये के आसपास आपको नजर आएगा। Q1 में बीट देखने को मिला है। पॉजिटिव है FY31 की स्ट्रैटेजी को लेकर मैनेजमेंट भी और CLSA भी। जेफरीज की बात करें, बाई रेटिंग बरकरार है। टारगेट प्राइस 5,000 के आसपास नजर आएगा। Q1 का एबिटा 8% अनुमान से कम है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से। उनका मानना है कि ये स्टॉक जो है यहाँ से एक अपटिक देख सकता है क्योंकि ग्लोबल टेंशन जो है वो अब थोड़ा ईज आउट होते हुए नजर आया। गोल्डमैन सैक्स की भी बात करें तो बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है। 4,370 रुपये का लक्ष्य आपको नजर आएगा। शुक्रिया नूपुर, शुक्रिया इन तमाम स्टॉक्स पर टिप्पणियाँ करने के लिए और हाउस व्यूज देने के लिए। और चलती है अब आपकी मुलाकात करते हैं एक खास शख्स से। हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज नीलेश भाई मौजूद हैं। नीलेश शाह, MD कोटक महिंद्रा AMC के। नीलेश जी नमस्कार। आप यकीन मानिए बहुत दिनों से आपके इस कार्यक्रम में आने का इंतज़ार कर रहा था। इस मंच पे जितने लोग आते हैं उनमें से मात्र गिने चुने कुछ लोग थे जो कि जब मैंने लास्ट मार्च और फरवरी में इंटरेक्शन किया था जिनका एक कंस्ट्रक्टिव व्यू था IT पे, यस कि इस प्राइस पे थोड़ा सा अब हिम्मत करिए। नीलेश जी आज का डिस्कशन इसी से शुरू करते हैं। AI रैली का कोलैप्स होना, लुक एट कॉस्पी, रोज बरोज का हादसा बन गया है, वैल्यूएशंस कंसर्न, और इस बार के जो IT के नंबर्स थे, कल हम इसी मंच पे कोफोर्ज की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि FY27 हमारे लिए सबसे ऐतिहासिक साल रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग ईयर रहेगा। आपका वो कॉल, वो आपका नजरिया सही क्या? IT को कैसे अप्रोच करना चाहिए इस प्राइस पे, नीलेश भाई? वीरेंद्र जी, अगर हम AI रिलेटेड ट्रेड को देखें तो कुछ आसार ऐसे बन रहे हैं जो ये कहते हैं कि अब AI रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर एक रोक लगेगी। पहले AI रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो से करते थे, प्रॉफिट से करते थे, अब डेट से करने लगे हैं। डेट के ऊपर ब्याज चुकाना पड़ता है। दूसरा, AI रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में कहीं सर्कुलर एक्टिविटी है। कोई चिप खरीदता है, कोई पैसे देता है और कुछ और सामान सप्लाई करता है और वो पैसे वापस आते हैं। एंड फाइनली एक जो प्रॉफिट अनुमान था कि हम इतने $1 ट्रिलियन का निवेश करेंगे और उसके ऊपर इतना रिटर्न बनेगा, तो उसके लिए जो टोकन बेचने थे वो 2000 के आईबॉल के बराबर दिख रहे थे। 2000 में आईबॉल वैल्यूएशन के ऊपर मार्केट भागा था। 2026 में कुछ उसी तरह टोकन वैल्यूएशन के उम्मीद में मार्केट भागा था। अब ये सारी चीजें एक गिरावट पैदा कर रही है और इसीलिए लोग अभी AI रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से IT रिलेटेड सेक्टर की तरफ ध्यान देख रहे हैं। हमारा मानना अभी भी ये है कि IT क्षेत्र में कुछ विनर्स होंगे और कुछ लूजर्स होंगे। वह IT कंपनी जो AI टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने क्लाइंट के लिए अच्छी प्रोडक्ट सस्ते दाम पे और बड़ी तेजी से बना के डिलीवर कर पाएंगे, उनको फायदा होगा। बाकी लोगों को इसमें उतना फायदा नहीं होगा। तो IT अब बॉटम अप निवेश करने के लिए है, पूरे सेक्टर के ऊपर कॉल नहीं लेना चाहिए। ओके, पूरे सेक्टर नहीं है, देखें कॉल लीजिए
और स्टॉक स्पेसिफिक होकर अगर आप आगे बढ़ें यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा नीलेश जी, एक और चीज़, इस पूरे अर्निंग सीजन को आपने देखा, मोटा मोटी अगर आप देखें 80% ये अर्निंग सीजन जा चुका है, आपको इसका क्रक्स क्या नज़र आया है ना? हम मोटे तौर पर आप देखें 3-4 चीज़ें देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, बैंक्स, फार्मा, रियल एस्टेट, ऑटो। मोटे तौर पे आपको क्रक्स क्या नज़र आया इस अर्निंग सीजन का? सो ये अर्निंग सीजन कुछ हद तक भारत ने जिम्बाब्वे के सामने जिस तरह बैटिंग प्रदर्शन किया वैसा लगा। ज्यादातर कंपनी के नतीजे उम्मीद के अनुसार और उम्मीद से ज्यादा आए हैं। मिड और स्मॉल कैप का अर्निंग्स ग्रोथ लार्ज कैप से ज्यादा आया है। फाइनेंशियल सर्विसेज जो कुछ हद तक सबड्यूड रिजल्ट दे रहे थे, उनका अर्निंग्स ग्रोथ भी अब अच्छा आया है। मोर इम्पोर्टेंटली वीरू भाई, जो अनुमान है अगले क्वार्टर्स का, वो मैनेजमेंट कमेंटरी पॉजिटिव हो रही है और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि पिछले 4-5 महीने जो हमारे लिए कठिन थे मिडिल ईस्ट की वजह से या मॉनसून बिलो एक्सपेक्टेशन आने की उम्मीद में, उसमें अब तक का रास्ता काफी अच्छी तरह से तय किया है। और अगर बैटिंग पिच पे हमने इतने रन बनाए तो आने वाले समय में बॉलिंग पिच में इतने रन बनाए जब मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस, ऑयल, ये सब हमारी इकोनॉमी को परेशान कर रहे थे, तो आने वाले समय में बैटिंग पिच पे बैटिंग करनी होगी। उम्मीद है कि रन थोड़े ज्यादा बनेंगे। पॉजिटिव है। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। आपने आईटी पर राय रखी, सेक्टर स्पेसिफिक ओवरऑल अर्निंग्स को देखकर भी राय रखी। मैं पूछूंगी आपसे सर मार्केट के ऊपर, सेक्टर स्पेसिफिक आइडियाज़ भी लूँगी, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा है। सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आप मेंटर रहे हैं, दिग्गज हैं मार्केट के और इतने सालों से पकड़ रही है आपकी मार्केट पर, तो इस मौके को देखते हुए एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी सर। कोविड के बाद 5 साल हो गए हैं, बहुत कुछ झेला इन्वेस्टर्स ने। हमने कोविड देखा, फिर मार्केट को चलता देखा, गिरता देखा, वॉर देखा, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, पोर्टफोलियो को टूटता हुआ देखा। एक चीज़ जो इस मौके पर आप सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों को बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे, जो शायद किताब में ना मिले। श्रेया जी, आपको और सीएनबीसी आवाज़ के सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग सब स्टूडेंट हैं और हम लोग सब गुरु बन सकते हैं। स्टूडेंट मार्केट में रहना जरूरी है, बिकॉज अभिमान तो राजा रावण का भी नहीं टिका था और मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। हम लोग सब मार्केट के विद्यार्थी हैं और मार्केट सबसे बड़ा गुरु है। श्रेया जी, जब मैंने अपनी कारकिर्दी की शुरुआत की थी तो मैंने काफी नुकसान किया था एंड फिर दलाल स्ट्रीट में घूम रहा था लोगों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि यहाँ पे पैसा कैसे बनाया जाए। तब एक बुजुर्ग ने जो मुझे सीख दी, मेरे हिसाब से आज भी वो उतनी ही उपयुक्त है। उन्होंने कहा, देख बेटा, यहाँ दलाल स्ट्रीट में लक्ष्मी माता का पूजन हम दिवाली की रात को करते हैं, लेकिन सरस्वती माता का पूजन रोज करना पड़ता है अगर लक्ष्मी माता की कृपा चाहिए। लक्ष्मी माता का रास्ता सरस्वती माता की अर्चना से ही होता है। आप भी जब निवेश करें तो पूरी रिसर्च करके निवेश करें। सिर्फ टिप के भरोसे किसी व्हाट्सएप चैनल में देख के उसके भरोसे मत निवेश करिए। बिल्कुल सही बात कही सर आपने, मन गदगद हो गया। अब सेक्टर स्पेसिफिक पे आती हूँ। जैसा कि सर आपने कहा कि रिसर्च करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एफएमसीजी पैक को उतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ नहीं देखा। वीबीएल जैसे स्टॉक्स अच्छे नंबर के बाद, इनफैक्ट बुलिश और पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद भी गिरा है, लेकिन आज देखिए चल रहा है। एचयूएल के नतीजे फीके रहे, कल गिरावट देखिए, आज चलता हुआ नजर आया। तो ये जो उतार चढ़ाव एफएमसीजी पैक में हमने देखा, इसके बाद अब इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर क्या व्यू बन रहा है सर? क्या यहाँ पर पॉजिटिव होने का वक्त आ चुका है? जो एफएमसीजी कंपनी है उनमें एक जमाने में ग्रोथ अच्छी रहती थी और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा रहता था। उनकी ब्रांड की एक पकड़ रहती थी और जनरेशन आफ्टर जनरेशन उस ब्रांड की पावर
पुल दिखाती थी। अब समय बदल गया है। उन्होंने एफएमसीजी सेक्टर में जो लिस्टेड कंपनीज है, उन्होंने कोई नए अच्छे प्रोडक्ट, नई अच्छी कैटेगरी नहीं करी। अगर आप मतलब देखिए, भुजिया जैसी कैटेगरी, इंडियन स्नैक कैटेगरी, कितनी लिस्टेड कंपनी का वहां पे योगदान है। वेफर्स, कितनी लिस्टेड कंपनी का वहां पे योगदान है। तो प्रोडक्ट इनोवेशन में लिस्टेड एफएमसीजी कंपनी कुछ हद तक पीछे पड़ी। एवरी रूल हैज एन एक्सेप्शन, तो कुछ कंपनीज ने अच्छा किया, बट मैं पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूं। तो हाई ग्रोथ हाई आरओई से वो लो ग्रोथ लो आरओई हो गए। वैल्यूएशन का डी रेटिंग होना बरकरार था। इस वक्त भी हमें लगता है कि आने वाले 3 से 6 महीने एफएमसीजी सेक्टर के लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे। एक, कई ऐसी कमोडिटी है जहां पे प्राइस काफी बढ़ चुकी है एल नीनो की वजह से। दूसरा, कई कमोडिटीज में स्टॉक्स ऑल टाइम लो लेवल पे है, ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया। एंड यही कंपनीज में नए प्रोडक्ट इनोवेशन आता हुआ दिख नहीं रहा है। अभी मैं एक कंपनी को मिला, उन्होंने कहा, नीलेश भाई, पहले हम 70% किराना को बेचते थे, 30% मॉडर्न रिटेल को बेचते थे। अब अर्बन इंडिया में 70% मॉडर्न रिटेल को जाता है, 30% किराना को जाता है। जब आप मॉडर्न रिटेल से डील करते हैं, आपकी प्राइसिंग पावर चली जाती है, आपके ब्रांड की पुल कुछ हद तक कम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से लाइक आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर भी बॉटम अप है। जो कंपनी इनोवेट कर रही है, जिसके प्रोडक्ट आने वाले कंजम्पशन बूम को सपोर्ट कर सकती है, कैप्चर कर सकती है, जहां पे हाई ग्रोथ एंड हाई आरओई दोनों है, उस प्रकार के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। बी वेरी सिलेक्टिव इन एफएमसीजी। बी वेरी सिलेक्टिव इन एफएमसीजी। बट लीजिए, एक और चीज़ है, जिस नए हालात में हम हैं, है ना, जिस प्रकार का ग्लोबल सेटअप है, जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उसमें अब आप डिफेंस को कैसे रीड कर रहे हैं? सिर्फ 1 साल के लिए, 2 साल के नहीं, पिछले 10 साल में ये देश इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बना है, सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट करते हैं हम आज। इसमें निजी और सरकारी कंपनी दोनों की भागीदारी है। डिफेंस पे आपका टेक क्या कह रहा है इस वक्त? सो वीरू भाई, डिफेंस में कर्टसी प्रेसिडेंट ट्रंप एंड कर्टसी करंट जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अब हर देश को स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। आपके लिए लोकल मार्केट भी है और ग्लोबल मार्केट भी है। बट अगर आप पुराने प्रकार की डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, जैसे टैंक हुआ या शिप्स हुई या उस प्रकार की पुरानी आइटम हुई, तो शायद आपको उतनी डिमांड, उतनी वैल्यू नहीं मिले। वॉर के रूल्स बदल रहे हैं, उसका तरीका बदल रहा है। ड्रोन्स आर टेकिंग ओवर वन लार्ज पोर्शन ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग। एंटी ड्रोन भी एक बड़ी टेक्नोलॉजी बनेगी। मिसाइल्स एरोप्लेन को शायद रिप्लेस कर दे। तो हमें उस प्रकार की डिफेंस कंपनी में निवेश करना चाहिए जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, रादर देन जो पास्ट या बैकवर्ड लुकिंग टेक्नोलॉजी में काम कर रही है। दूसरा, उनका जो प्रोडक्ट है वो लोकल और ग्लोबल दोनों मार्केट में बिकना चाहिए। आप सिर्फ भारत में बेचेंगे तो भारत की डिफेंस बजट आपका कंस्ट्रेंट बन जाएगी। भारत और दुनिया दोनों में बेचेंगे, आपका गो टू मार्केट काफी बड़ा हो जाएगा। तीसरा, जिस कंपनी में निवेश करें उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए और सप्लाई चेन स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर कैपेसिटी नहीं है तो आप एक्सपोर्ट या लोकल में कहां से बेच पाएंगे? सप्लाई चेन स्ट्रांग नहीं है तो ऑर्डर आएंगे बट डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। एंड फाइनली एक चीज वैल्यूएशन है। मुझे लगता है कि हर डिफेंस कंपनी डिलीवर तो करती रहेगी, बट वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए उम्मीद से ज्यादा डिलीवर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप एक 2x2 बॉक्स बना सकते हैं। स्पेयर कैपेसिटी हो, सप्लाई चेन इंडिपेंडेंस हो, ग्लोबल एंड लोकल दोनों मार्केट में बेच रही हो, और जहां पे आपको लगता है उम्मीद से ज्यादा डिलीवरी कर पाएगी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए, और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे हो। मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो डिफेंस कंपनी का आप आने वाले 5-10 सालों के लिए रख सकते हैं।
यानी नीलेश भाई मतलब ये है कि अब नई युद्ध रणनीति ये है कि फायर एंड फॉरगेट, है ना? अगर आपके बॉक्सेस को टिक करूँ तो फायर एंड फॉरगेट, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि कहा नीलेश भाई ने कि उसका एक सब्सटेंशियल अगर आप देखें जो रेवेन्यू होता है वो बाहर से भी आना चाहिए, सिर्फ अगर आप देखें भारत का बाजार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में आज शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर नीलेश जी अपनी अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नीलेश जी से खास बातचीत। कुछ देर में आपको ये मेरे ट्विटर हैंडल पे और CNBC आवाज़ के सभी हैंडल्स पे मिल जाएगी, इंस्टा पे मिल जाएगी और बड़ी अच्छी रही बातचीत। एक पोर्टफोलियो क्रिएशन के आधार आप इस बातचीत को बना सकते हैं। राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से। राजेश जी थोड़ा क्षमा चाहूँगा, ये बातचीत थोड़ी सी लंबी खिंच गई थी, बट बाजार का मूड आज अच्छा है सीरीज़ के पहले दिन। आप क्या चेस कर रहे हैं इस वक्त? तो आई थिंक वीरेन जी यहाँ पे गुड मॉर्निंग। यहाँ पे कुछ पॉकेट्स है जहाँ पे हमें लगता है कि कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है और काफ़ी एक्यूमुलेशन एक्टिविटी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला। उसमें हमें लगता है फार्मा एक स्पेस है जहाँ पे अभी कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेंड रहेगा। ऑटोमोबाइल स्पेस में भी यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी एंड रियल एस्टेट एक थीम हमें पसंद आ रही है जहाँ पे हमें लगता है कि काफ़ी स्टॉक्स में एक अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिला और टेक्निकल सेटअप के हिसाब से ब्रेकआउट भी देखने को मिले। ब्रॉडर मार्केट में रोल ओवर एक्टिविटी तो ठीक ही रही है और हमें लगता है कि मार्केट का कॉन्फिडेंस ब्रॉडर मार्केट में है। निफ्टी में हालांकि रोल ओवर देखा तो थोड़ा सा लोअर साइड पे था, 3 मंथ 6 मंथ एवरेज से 50 लाख शेयर शेड भी हुए थे, लेकिन आज जिस तरीके से पुल बैक बना है हमें लगता है ये पॉकेट्स पे फोकस रखना चाहिए। ट्रेड के हिसाब से अभी हमें जो स्टॉक पसंद आ रहे हैं उसमें जो पहला स्टॉक है वो रियल एस्टेट स्पेस से ही और उसमें गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक में हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने 2250 तक की अपसाइड यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में जो रखना होगा वो करीब होगा 2110 के आसपास। दूसरा स्टॉक अभी हम जिस पे फोकस कर रहे हैं उसमें टेलीकॉम स्पेस पे हमें लगता है भारती एयरटेल को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में लोअर साइड पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिला। ऑलमोस्ट अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो 10 से 15 वीक का एक कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला लोअर बैंड पे एंड देन यहाँ पे अब स्टॉक में ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। रोल ओवर एक्टिविटी भी इंकरेजिंग है टेलीकॉम स्पेस पे। तो भारतीय एयरटेल में हमें लगता है ये मोमेंटम पिकअप होते हुए दिखेगा। यहाँ से 2000 से लेके 2020 की अपसाइड के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल फ्यूचर्स पे पोजीशन बनाई जा सकती है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1920 के आसपास। चलिए राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दोनों स्टॉक्स पे अपना व्यू दिया आपने। आपसे ये बातचीत थोड़ी लंबी करते लेकिन आज समय का थोड़ा अभाव है। बट मार्केट्स एट डे हाई, निफ्टी एट 24234। आज़ादी की सीरीज अगस्त अभी तक तो हमारे रास आ रही है। चलिए अब चलते हैं यहाँ से इस कार्यक्रम को एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कोई प्रश्न हो ज़रूर पूछिए ट्रेडर्स हॉटलाइन में श्रेया और कंचन के साथ। नमस्कार।